हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं अब आपके सामने लेकर के आया हूँ फर्स्ट फ्लाइट जो क्लास 10th में पढ़ाई जाती है उसका सेकंड पोएम फायर एंड आइस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही वैल्यूएबल हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसमें मैंने सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन नहीं बताया है, बल्कि साथ में प्रीवियस क्वेश्चन भी बताया गया है। पिछले सालों में बोर्ड ने वो प्रीवियस कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में वो सारे क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में 2016 में 2011 या 12 जो भी कुछ ईयर्स हैं जिनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम में। तो वो आपको देखने से कम ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और साथ ही आप जो है फॉलो कीजिए मुझे। और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यहाँ एंड 2 बार हो गया, ये टाइपिंग एरर है, आप एक ही बार समझिएगा कि बहुत सारे ऐसे विचार हैं कि दुनिया का अंत किस तरह होगा। एक क्वेश्चन तो ये है, एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, कि क्या आपको लगता है कि दुनिया का किसी न किसी दिन अंत होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा, हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गोट सो हॉट दैट इट बस्ट और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। तीसरा क्वेश्चन है, क्या आपने कभी सोचा कि सूरज जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, हॉट हो जाए, गर्म हो जाए और वो इतना गर्म हो जाए कि फट जाए, या फिर क्या बहुत ज़्यादा वो ठंडा हो जाए और इतना ठंडा हो जाए कि सारी चीज़ों को जमा दे। तो क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? ये क्वेश्चंस हैं। अब हम इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार। जो पहला क्वेश्चन था कि देयर आर मैनी आइडियाज़, इसका आंसर ये है कि यस देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि हाँ हम भी मानते हैं कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। इसमें 2 आइडियाज़ उसमें से बताए गए हैं जिस पे फोकस करना है हमें। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे इसके अंदर में ये था कि डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, क्या आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि किसी न किसी दिन दुनिया का अंत होगा? तो यस मानते हैं। यहाँ पे देखिए, एज आई थिंक इट्स माई बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे बट हाउ नो बडी नोज। हाँ मैं मानता हूँ, जैसा कि मैं सोचता हूँ, जो मेरा बिलीव है वो ये है कि हाँ दुनिया का किसी न किसी दिन अंत तो होगा, लेकिन कैसे होगा नो बडी नोज, कोई भी नहीं जानता, सिर्फ ईश्वर ही इसको जानते हैं कि कैसे दुनिया का अंत होगा। आगे देखते हैं कि इफ़ द सन गोट सो हॉट दैट इट बस्ट और बिकेम टू मच कोल्डर इन द बोथ सिचुएशन द वर्ल्ड विल एंड, द वर्ल्ड विल डिफिनेटली एंड। ये जो यहाँ पे था कि अगर सूरज जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाए और या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, तो इस सिचुएशन में दुनिया का जो है क्या होगा? तो डिफिनेटली ऐसी सिचुएशन में दुनिया का क्या होगा? अंत हो जाएगा और सारे के सारे लोग का देहांत हो जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर फरोस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हियर आर सम आइडियाज़। यहाँ पे यह है कि रॉबर्ट फरोस्ट के अनुसार जो है फायर एंड आइस जो है इनमें से जो वर्ड से नीचे यहाँ जो दिए हुए हैं बॉक्स में, कौन सा वर्ड जो है किसके लिए सूटेबल है? फायर के लिए कौन सा वर्ड सूटेबल है और आइस के लिए कौन सा वर्ड सूटेबल है? तो आइए इन शब्दों को मैं बताता हूँ और मैं आपको इसका मीनिंग भी बता दूँ ताकि आपके लिए ये थोड़ा इजी हो जाए और आसान हो जाए। तो पहला वर्ड क्या है? ग्रीक है। ग्रीक का मीनिंग आपको पता है, लालच को बोलते हैं। दूसरा वर्ड क्या है कि एवेरिस है। एवेरिस बोलते हैं किसको? इसका मतलब भी लोभ और लालच होता है। और तीसरा वर्ड जो है वो है क्रूरटी। क्रूरटी बोलते हैं क्रूरता को। और चौथा वर्ड जो है वो है लस्ट, और लस्ट मीन से होता है हवस। जो 5वां वर्ड है, अगर हम इसमें देखें कॉन्फ्लिक्ट, दूसरी लाइन में जो 5वां वर्ड है ये कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब जो है कई मीनिंग में होता है इसका इस्तेमाल। एक तो इसका एक मीनिंग होता है जैसे कि संघर्ष या झगड़ा या विरोध, ये सब मीनिंग में ये होता है। फ्यूरी बोलते हैं, गुस्से को बोलते हैं। इनटॉलरेंस ये वर्ड है, मतलब कि ऐसी चीज़ जो बर्दाश्त न किया जा सके, जिसको हम बर्दाश्त न कर सकते हैं। असहनीयता, असहनीयता भी आप कह सकते हैं हिंदी में इसे।
और जो आगे आपका वर्ड है रिजिडिटी, लास्ट जो इस लाइन में, दूसरी लाइन में जो लास्ट वर्ड रिजिडिटी है, इसका मीनिंग है कठोरता। आगे आपका क्या है कि इंसेंसिटिविटी, इंसेंसिटिविटी ये जो है कि इंसेंसिटिविटी इसका मीनिंग क्या होता है? असंवेदनशीलता, असंवेदनशीलता इसका मीनिंग होता है। कोल्डनेस मीन्स आपको पता है ठंडक है। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस मीन्स क्या होता है कि उदासीनता, जो उदासीनता होता है उसको बोलते हैं। और हेट्रेड नफरत होता है। तो ये तो हो गया इन शब्दों के मीनिंग कि किसका क्या मीनिंग होता है। अब देखते हैं कि कौन सा वर्ड किसके लिए सुटेबल है। यहाँ पे नीचे आंसर है, हम आपको आंसर बताते हैं, नीचे आप आंसर देख लीजिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रोस्ट फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, एवराइस और क्रूल्टी, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। ये शब्द जो सब ऊपर मैंने बताया है, तो ये फायर जो है इसको बतलाता है। इन सब शब्दों में, शब्दों के लिए जो है वो क्या सुटेबल है। आगे आइस स्टैंड फॉर, आइस जो है इंटॉलरेंस, रिजिडिटी और इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस एंड हेट्रेड, इनके लिए ये सुटेबल होता है। अब क्योंकि मैंने इन सारे शब्दों का मीनिंग आपको बता दिया है, ऊपर मैंने आपको सारे मीनिंग मैंने बता दिए हैं, तो आपको आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम। दो क्वेश्चन है इसमें। एक तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई कि राइम स्कीम क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग जो आइडियाज़ हैं, जो डिफरेंट जो आइडियाज़ है, मतलब कि फायर एंड आइस जो है, जो किस चीज़ के लिए, जैसे कि मैंने बताया था कि फायर का मतलब यहाँ रियल फायर नहीं है, बल्कि कि इनका मतलब यहाँ पे क्या है, फायर का मतलब क्या है, फायर जो स्टैंड होता है वो किस चीज़ के लिए, डिज़ायर के लिए, और ऐसे आइस जो होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, हेट के लिए। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग है इसका मतलब कि, तो जो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ है इस पोएम में क्या है। अब आंसर देखते हैं, वो आपको उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी बी सी बी। जो पहला पोएम था मेरा कि जो डस्ट ऑफ स्नो, उसमें मैंने बताया हुआ है कि राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पे नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसे जा करके देख लीजिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि जिसमें मैंने समरी और उसका जो एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि जो राइम स्कीम होता है पोएम का, उसे कैसे निकालते हैं, उसमें मैंने तरीका बताया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है उसका, आप वहाँ पे जा करके आराम से देख सकते हैं। तो राइम स्कीम तो ये हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि द राइम स्कीम बिगिंग, अब अकॉर्डिंग टू द राइम स्कीम जो है उसके अनुसार जो है जो कॉन्ट्रास्ट होता है, कह रहे कि द राइम स्कीम ब्रिंग्स आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द फायर ऑफ डिज़ायर। तो कह रहे कि फायर जो है वो आमतौर से किस चीज़ के लिए, डिज़ायर के लिए, एंड आइस ऑफ हेट, ये जो है इनकी अकॉर्डिंग टू द राइम स्कीम, जैसे जैसे वहाँ शब्दों को बताया गया है, वहाँ पे जो पोएट्री में बताई गई है, वो मैंने एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए जहाँ पे लिखा हुआ है कि समरी जो मैंने बताया है फायर एंड आइस का तो समरी मैंने बताया है, तो वहाँ भी मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया था कुछ, तो उसको देख लीजिएगा। या फिर आप डस्ट ऑफ स्नो में जो पहला पोएम है उसमें मैंने बताया है राइम स्कीम निकालने का तरीका, तो वहाँ असल में आपको राइम स्कीम का वहाँ उसमें मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो कहें कि द बोथ आर सफिशिएंट फॉर द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये दोनों ही काफ़ी होते हैं, राइम स्कीम को देखते हुए या पोएट्री के जो शब्दों को देखते हुए, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, कहीं ना कहीं क्या होते हैं कि काफ़ी होते हैं दुनिया के अंत के लिए। दोनों ही क्या होगा, कहीं ना कहीं दोनों की ही वजह से दुनिया का अंत हो जाएगा। तो ये तो थे वो जो ये आपकी बुक में टेक्सुअल क्वेश्चन थे जो आपके बुक में पूछे गए थे। अब यहाँ पे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड ने पूछा है। देखिए डेट बाय डेट है डाला हुआ है, ये आपको हेल्पफुल होगा एग्जामिनेशन में, स्पेशली जो है आपका सेकेंड टर्म जो एग्ज़ाम होगा उनके लिए ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और फर्स्ट टर्म में भी आपको हेल्पफुल इसलिए हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हेल्प, अगर इसी में से कुछ दिया उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वो क्योंकि ऑलरेडी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव भी आसानी से हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं कि पहला जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो क्या है। यानी कि राइट डाउन 2 डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। 2 अलग अलग प्रकार के जो व्यूज़ हैं, जो नज़रिए हैं, लोगों के जो विचार हैं,
वो अकॉर्डिंग टू द पोएम जो है ये जो है आपको जो है बताने हैं। और ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई ने पूछा था, कब पूछा था, 2012 में पूछा था। चलिए आंसर देखते हैं। देयर इज़ अ डिबेट दैट इज गोइंग ऑन अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये एक बहस तो है, मैंने पहले ही बताया है कि हाँ बहुत सारे ऐसे विचार हैं कि जो दुनिया का अंत कैसे होगा, लोग इसी बात पे लड़ते झगड़ते रहते हैं। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशली दो चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि इसमें तो बहुत सारे हैं विचार। सम पीपल से, जो यहाँ पोएम के अकॉर्डिंग है वो हम बता रहे हैं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि दुनिया का जो अंत होगा वो कैसे होगा, फायर में होगा। और सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। कुछ लोग क्या कहते हैं कि दुनिया का अंत किस में होगा, वो आइस के द्वारा होगा। वर्ल्ड इज ट्रांजिटरी, सम डे इट विल हैव टू एंड। अच्छा, वर्ल्ड क्या है, ट्रांजिटरी है। ये एक तरह से क्या है कि ये एक परमानेंटली तो है नहीं, ट्रांजेंटरी है, वक्ती तौर से इसको ये है, लेकिन एक न एक दिन जो है इस दुनिया का अंत ज़रूर होगा, क्योंकि ये एक ट्रांजिटरी है। तो इसी वजह से जो है किसी न किसी दिन इसका अंत ज़रूर होगा। तो ये तो आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ने देखिए इसको जो है सीबीएसई ने 2016 में पूछा है। यानी कि ब्रीफली राइट अबाउट द आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन सब है। कह रहे कि आपको शॉर्ट में बताना है कि किस तरीके से दुनिया का जो है अंत होगा। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्योंकि अलग अलग एयर में पूछा गया है, तो इसी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए आंसर देख लेते हैं। कह रहे कि द वर्ल्ड विल एंड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आइदर फायर और आइस। तो कह रहे कि दुनिया का जो अंत होगा वो अगर देखा जाए पोएम के अनुसार ही आंसर दिया गया है कि जो रिजल्ट जो होगा वो या तो आग उसका कारण बनेगा या फिर उसका कारण कौन बनेगा दुनिया के अंत का, आइस। लेकिन आप भूलिएगा मत कि जो पोएट ने जो इसका मकसद लिया है, पोएट ने जो इसका जो यहाँ पे जो है फायर का मतलब क्या लिया है, डिज़ायर लिया है या पैशन वगैरह लिया है, और आइस को हेड से इन्होंने एग्जाम्पल लिया, तो ये बात भूलिएगा मत। तो आप आगे कह रहे हैं कि सम पीपल बिलीव्ड दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, दोज पीपल टेक दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बाइबल। ये एक बात है जो मैंने आपको समरी में, जहाँ पे इसका जो समरी मैंने बताई थी इस पोएम का, फायर एंड आइस की समरी बताई थी, तो वहाँ मैंने एक बात बताई थी कि ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है कि दुनिया का अंत किससे होगा, फायर से होगा। तो कहीं ना कहीं ये पोएट जो है, इन्होंने ये जो बाइबल जो बुक है, जो क्रिश्चियन की बुक है, तो वो कहीं ना कहीं उस बुक से लिया गया है। समझिए इस बात को कि क्योंकि बाइबल में इस बात का जिक्र है कि दुनिया का अंत कैसे होगा, उसका अंत जो होगा वो किससे होगा, वो फायर से होगा। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया गया है। एंड ऑल्सो फेवर्स, एंड यहाँ का कि पोएट ऑल्सो फेवर्स दोज पीपल हु बिलीव्स इन फायर। तो अच्छा, पोएट खुद भी इसी बात को बिलीव करते हैं, किस बात को, कि दुनिया का अंत क्या होगा, फायर से होगा। और क्यों बिलीव करते हैं, उसका रीज़न यही है क्योंकि बाइबल के अनुसार चल रहा है। पोएट ने जो है लिया है वो असल में बाइबल से ही वो चीज़ें ली हैं। अब यहाँ आगे देखिएगा कि सम पीपल सेज आइस एज वुड डिस्ट्रॉय ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो मतलब अब यहाँ कुछ लोगों का ये कहना है कि आइस जो है ये भी कहीं ना कहीं दुनिया को क्या होगा, बर्बाद कर देगी। और दुनिया के ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, सरफेस ऊपरी हिस्सा को बोलते हैं, कहीं कि जितनी चीज़ें हैं ज़मीन के ऊपर या अर्थ के सरफेस ऊपर है, उसको कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। बट डोंट फॉरगेट दैट आइस मीन्स अकॉर्डिंग टू द पोएट इज हेट और हेटरेट, सो डोंट फॉरगेट इट, गो अहेड। तो आगे देखते हैं। फरोस्ट कहने की इंट्रोड्यूसेज अ मोर इमोशनल साइड associating desire with fire and hatred with ice. कहने की the poem thus does not allow for any other opinion in the black and white debate between fire and ice. यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे हैं कि पोएट जो है न एक ऐसी चीज़ को लिया है कि जो कहीं ना कहीं इमोशनल से अटैच भी हो रहा है, कहने की एसोसिएट भी हो रहा है कि किस बात को एसोसिएट करते हुए डिज़ायर को फायर से, डिज़ायर को किससे उन्होंने जोड़ा हुआ है, फायर से, और हेट्रेट को किससे, आइस से।
अब ये दोनों चीज़ उन्होंने इसलिए लिया है कि ये इनकी वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। इंसान अपनी डिज़ायर को पूरी करने के लिए पता नहीं क्या से क्या करता है यार, कोई चोरी कर लेता है, झूठ बोलता है, एटसेट्रा, पता नहीं और भी बहुत सारी यूजलेस थिंग्स वो कर सकता है अपनी अपनी जो है, जो उनकी जो डिज़ायर है, जो उनका जो पैशन है, उनको पूरा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो दुनिया को अंत का एक न एक दिन ज़रिया बन सकता है। तो इसी वजह से पोएट ने इनको लिया है। और ये कहाँ से लिया है? बाइबल से लिया है। हेट्रेड, नफ़रत, नफ़रत एक बहुत ही बुरी चीज़ है। नफ़रत ही तो है जिसकी वजह से जो है लोग एक दूसरे को मर्डर कर देते हैं, किसी को मार दिया, पीट दिया, कुछ कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो क्या है? वो नफ़रत है। तो अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को लिया है और ये पोएम जो है कहीं ना कहीं ये दूसरी और किसी ओपिनियन को ये कहीं ना कहीं कहने की नहीं बताती है, और जो ओपिनियन है या और जो डिबेट है वो कहने की इन चीज़ों को नहीं बताया जाती है, बल्कि कि ये फायर और आइस दो ही चीज़ पे फोकस करता है। और उन दोनों चीज़ों को भी इन्होंने यहाँ पे फायर और आइस को किस चीज़ से लिया है? जो कि डिज़ायर और हेट्रेड से लिया है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन और कौन सा है जो बोर्ड ने पूछा है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, टू से that for distractions ice is also great for the poet. What does ice stand for? How is it sufficient to bring distractions? ये 2000, देखिए ये क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया था। मतलब कहने का ये हुआ कि कहना ये कि जो तबाही है, डिस्ट्रैक्शन, जो बर्बादी है, कहने कि उसका रीज़न आइस तो है, और कहने कि ऑल्सो फॉर द, कहने कि आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट फॉर द पोएट। और पोएट के अनुसार मतलब कि आइस भी जो है, आइस भी कहीं ना कहीं दुनिया को बर्बाद कर सकती है। तो कहने कि आइस जो है स्टैंड फॉर किस चीज़ के लिए स्टैंड फॉर होता है, और कहने कि वो किस तरीके से डिस्ट्रक्शन को लेकर के आएगा, तबाही को लेकर के आएगा, ये बताना चाह रहे हैं कि हाउ इज़ इट सफिशिएंट। कहने कि ये जो है आइस जो है ये किस तरह से काफ़ी हो जाएगा टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, किस चीज़ को लाने के लिए? जो तबाही है, बर्बादी है, जो नष्ट है, वो उन सब चीज़ों को लाने के लिए किस तरह ये कारण बनेगा। आंसर देखते हैं, आंसर देखते ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहने कि आइस सिंबलाइजेज हैट्रेड, ये सभी को पता है, बार बार बताया गया है कि आइस जो है किसको सिंबलाइज करता है? हैट्रेड को। कहने कि हैट इज़ ऑल्सो पावरफुल एज डिज़ायर। अब हैट के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्या है? पावरफुल है, जैसे कि डिज़ायर होता है। वाइल डिज़ायर कंज्यूम्स क्विकली, और हैट कैन अकर एंड लिंगर इन द पीपल्स माइंड्स and hearts for years and sometimes even lifetimes। यहाँ बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि जैसे कि वाइल डिज़ायर जो है, डिज़ायर तो कंज्यूम होता है क्विकली, वो बहुत जल्दी असर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हैट जो है वो बहुत दिनों तक इंसान को, डिज़ायर जो है वो तो भाई चलो ठीक है, डिज़ायर एक आई और पूरी हो गई तो वो चाहत ख़त्म भी हो गई। आपको मन किया कुछ काम करने का, आपको मन किया कि भाई आप जो है कुछ आपको जो है स्पेशल जो है कहीं पे घूमने का मन किया, कहीं पार्क जाने का, आप गए और वो डिज़ायर पूरी हो गई, क्विकली हो गई। तो अब यहाँ दूसरे, लेकिन हैट क्या है? लेकिन नफ़रत एक ऐसी चीज़ है, कहने कि ये रह सकती है बहुत लंबे समय तक इंसानों के दिमाग में और इंसान के दिलों में, सालों के साल रहते हैं, और कभी कभी तो पूरी की पूरी ज़िंदगी नफ़रत में बिता देते हैं। नफ़रत एक ऐसी चीज़ है, आपने देखा होगा कि दो ख़ानदान में, दो परिवार में लड़ाई हो गई और वो नफ़रत बनी हुई है, वो इतना ज़्यादा नफ़रत है कि साल बीत गए, सालों बीत जाते हैं, और दो ख़ानदान में आपस में क्या है कि मेल मिलाप नहीं हो पाता है। ये क्या चीज़ है जो उन्हें रोकती है? बीच में दीवार जो खड़ी है वो है नफ़रत की दीवार। तो नफ़रत भी कम से कम, नफ़रत भी बहुत ख़तरनाक होता है, जो कि अच्छा नहीं है। आगे चलते हैं कि हैट कैन रूइन लाइव्स, ये ज़िंदगियाँ बर्बाद कर सकती हैं। हैट कैन दस बी वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रैक्शंस। अब देखो, दो परिवार के ये भी बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि ये काफ़ी होता है, कह रहे कि इसी तरह से जो है कह रहे कि ये जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, तबाही करने वाला, और काफ़ी होता है तबाही बर्बादी को लाने के लिए, ये कहीं ना कहीं काफ़ी होता है। क्योंकि हैट जो है, अब पता चला कि कोई इंसान किसी को नफ़रत की वजह से किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद उसको जेल हो गई, जेल होने की वजह से जो है उनकी फैमिली रोड पे आ गई। अब जो है इस तरह प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और फिर अंत में क्या होता है कि उसको फांसी हो जाती है। तो अब मतलब इस तरह से जो है कहीं ना कहीं नफ़रत जो है बहुत सारी रीज़न और बहुत सारी अदर फालतू चीज़ों का क्या है, कहीं ना कहीं कारण बनता है। तो दोनों चीज़ें अच्छी नहीं हैं,
दोनों चीज़ें अगर बैलेंस में है तो ठीक है, अदरवाइज क्रॉस कीजिएगा लिमिट तो डेफिनेटली यू विल हैव टू बी हार्मफुल। आगे देखते हैं, एक और चौथा क्वेश्चन है, कहने कि विच एज ओल्ड क्वेश्चन डज द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड। कहने कि यहाँ पोएट का कहना है कि कौन से एज का जो है, मतलब कि जो क्वेश्चन जो है किस चीज़ को बताता है, मतलब कि कितने सालों से या कितने दिनों से जो है ये क्वेश्चन दिमाग में है कि दुनिया का अंत होगा। तो ये कितने सालों से इंसानों के दिमाग में घूम रहा है। आंसर देखते हैं, कहने कि द पोएट रिवॉल्व्स अराउंड द एज ओल्ड क्वेश्चंस ऑफ वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस। कहने कि दिस इज सिमिलर टू अनदर एज ओल्ड क्वेश्चंस वेदर इट वुड बी preferable to freeze to death or burn to death. The poet determines that either option would achieve its purpose sufficiently well. तो यहाँ पे असल जो पूरा मतलब है, मैं मतलब थोड़ा सा आपको बस समझा देता हूँ कि असल में ये बता रहे हैं कि ये जो है सालों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का अंत भाई कैसे होगा। सालों से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं है कि पहली बार आया हो, पहला व्यक्ति है जिनके दिमाग में आया हो, नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे बार ये क्वेश्चन आए हैं। तो कहने कि ये जो है सालों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन का हर ज़माने में लोग अपने हिसाब से उनका जवाब देते हैं और कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि ये जो है कि बहुत सारे ज़रिए हैं। उनमें से यहाँ पे तो दो चीज़ों को बताया कि टू फ्रीज टू डेथ, कि इंसान जम कर भी मर जाता है, या बर्न जल करके मर जाता है, या फिर पानी में जम करके मर जाता है। दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। इन चीज़ों को ये प्रीफरेबल है, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं जो पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि वही वो कि फायर और आइस जो कि यूज़ होता है, फायर किस चीज़ के लिए, डिज़ायर और बाकी जो है आइस जो है हेट्रेट के लिए। तो ये पोएट ने इसे बताने की कोशिश की है। कह रहे हैं कि और पोएट इस बात को डिटरमिन करता है, इस बात का पक्का इरादा करता है कि आइदर ऑप्शन, कहने कि कुछ भी इसमें से चूज़ किया जाए, चाहे फायर हो या आइस हो या इस टाइप के जो भी आइडियाज़ हो, वो कहीं ना कहीं जो है हर पर्पज़ को, मकसद को देखते हुए वो सफिशिएंटली वेल होगा, वो काफ़ी अच्छा होगा। मतलब कहने का क्या होगा कि तबाही होने वाली जो भी चीज़ें हैं तो वो कहीं ना कहीं कारण तो बनेगा दुनिया के अंत का, मतलब कि वो सही हो जाएगा कि कोई भी चाहे कारण हो, दुनिया का एक न एक दिन क्या है, अंत होना है। बस हमें ये ध्यान देना है और ये सोचना है कि हमें अपने आप को कैसे इन सब चीज़ों से बचा करके रखें। तो ठीक है, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट नेक्स्ट डे इन नेक्स्ट वीडियो। तो ये वीडियो आज हम यहीं पे अंत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। PDF फाइल भी आपको मिलेगा, अपना कमेंट बॉक्स में नंबर दीजिएगा तो आपको PDF फाइल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।